और N160 में क्या दिक्कतें आती है लंबे समय पर मैं आपको बताता हूँ। मैं किसी गाड़ी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी गाड़ी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ऑनेस्ट चीज़ बता रहा हूँ जिससे कि आपको ये अंदाजा लगे अगर आप परचेस करने जा रहे हो तो क्या दिक्कत आती है, क्या अच्छाइयाँ रहती हैं। क्योंकि इस सेगमेंट के अंदर अगर आप देखो तो इसको देखने में एक अलग ही आपको मज़ा आने वाला है। एंड मेरी सेकंड प्रायोरिटी ये भी थी कि थोड़ा सा फैमिली पर्पस गाड़ी कहीं ना कहीं रहे। तो N160 के अंदर में क्या है ना, इंजन से मैं आपको रियल चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग मेरे जानने वाले हैं उन्होंने N160 परचेस कर रखी है, लेकिन ये सिटी में चलने के लिए पर्याप्त इतना टायर, कोई मुझे अभी ऐसा कॉर्नरिंग वगैरह मोड़ने वगैरह में गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आदित्य, वेलकम आपका मेरे चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं, मैंने भी रिसेंटली अपनी अपाचे परचेस करी है, ब्लैक कलर 2V वेरिएंट, जो कि पीछे आप देख पाओगे। सो आपके मन में कहीं ना कहीं ये डाउट होगा कि मैंने अपाचे ही क्यों परचेस करी, क्योंकि अपाचे काफ़ी लंबे समय से आ रही है। 2007 से जब से लॉन्च हुई है तब से डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, और आजकल तो इतनी सारी एडवांस बाइक आ जाती हैं इस प्राइस पॉइंट पर भी अगर आप देखो, और इस सीसी सेगमेंट के अंदर भी देखो आप, जैसे N160, FZS, तमाम तरीके की बाइक्स आपको मिलती है। मैंने अपाचे को ही क्यों चूज़ किया उसके बारे में आपको बताता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों में ये डाउट होगा। तो मैं आपको अगर बताऊँ, सबसे पहले अगर आप मेरी बाइक की लुक देखो पहले एक बार। सो मैंने इसका ब्लैक कलर परचेज़ किया है, और अपाचे के अंदर में आपको काफ़ी सारे मॉडल्स मिल जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको ड्रम वेरिएंट भी आपको मिल जाता है। अगर आप पीछे की तरफ देखोगे, ये मैंने जो वेरिएंट चूज़ किया ये डुअल डिस्क है, नॉन बीटी के अंदर में बीटी मॉडल भी आपको मिलता है, एंड डुअल चैनल ABS वाला वेरिएंट भी मिल जाता है। तो काफ़ी सारे मॉडल्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। उसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ा जो रीजन है इस गाड़ी को जो मैंने परचेज़ किया है, वो इस गाड़ी की ओवरऑल अगर आप देखो लुक्स, यहाँ पर अगर आप देखो, फ्रंट से स्टार्ट करेंगे अपन, यहाँ पर अगर आप इस गाड़ी की ओवरऑल लुक्स देखोगे ना तो इतनी शानदार मुझे लगती हैं। अब पसंद की बात है, कुछ लोगों को किसी और बाइक का डिज़ाइन पसंद आएगा, बट मुझे अपाचे का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि इस सेगमेंट के अंदर अगर आप देखो तो इसको देखने में एक अलग ही आपको मज़ा आने वाला है। जब आप नाइट टाइम्स पर लेकर निकलते हो ना, तो ये जो डियाल्स जलती है ना, मैं इसको एक बार ऑन कर देता हूँ। जब ये डियाल्स जो है ब्लिंक करती है ना, ये देखो आप, ये अभी रोशनी इसकी हो चुकी है और लो बीम इसकी ऑन है, ये देखो आप। जब ये ग्लो करती है नाइट टाइम्स पर तो काफ़ी ज़बरदस्त आपको यहाँ पर लुक निकल कर आता है, और काफ़ी ज़्यादा बड़ा फेस इसका दिखता है देखने में। तो N160 का डिज़ाइन भी मुझे पसंद है, बट वो थोड़ा सा क्या है कि प्रोजेक्टर वाला सेटअप आपको उसमें मिलता है ना, वो मुझे उतना कुछ खास पसंद नहीं आया। एंड उसके अलावा यहाँ पर जो वाइज़र वगैरह की क्वालिटी आप देखोगे, फिट फिनिश देखोगे, काफ़ी आपको बढ़िया मिल जाती है। दूसरी चीज़ ये है, मैंने अपाचे को क्यों चूज़ किया, बिकॉज यहाँ पर आपको बिल्ड क्वालिटी जो है अच्छी मिल जाती है। अगर आप कंपेयर करते हो इस गाड़ी को, आपने देखा होगा कि अपाचे सबसे ज़्यादा रूरल एरिया में चलती हैं, और शहर में तो खैर इसका डिमांड है ही, बट रूरल एरिया में भी काफ़ी ज़्यादा अपाचे पसंद करी जाती है। उसका एक ये रीज़न है, ये जो पार्ट देखो आप, ये टैंक काउल आप देख रहे हो यहाँ पर लगे हुए हैं, इनमें आपको बेशक से गैप यहाँ पर दिख सकता है, बट अगर बात करें फिट फिनिश की तो ये देखो आप, ये बिल्कुल भी हिलते नहीं है। तो ये चीज़ है कि लंबे समय तक अगर आप इसको गड्ढे वगैरह में, ख़राब रोडों पर चलाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आती है। देन उसके अलावा एक बार आप इसका पीछे से टेल सेक्शन देखो गाड़ी का, ये देखो पीछे से गाड़ी की टेल लैम्प कुछ ऐसी आपको मिलती है। तो गाड़ी की लुक्स जो है आगे से देखो, पीछे से देखो, काफ़ी भरी भरी लगती हैं, और भरी भरी के साथ साथ क्या है ना कि थोड़ा सा आपको बढ़िया लुक भी मिल जाता है। एंड मेरी सेकंड प्रायोरिटी ये भी थी कि थोड़ा सा फैमिली पर्पस गाड़ी कहीं ना कहीं रहे। N160 के अंदर भी आपको सिंगल सीट मिल जाती है, बट जब बात आती है उसमें जब बैठो ना आप, तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा लीन होना पड़ता है। उसके अंदर में हैंडल बार जो आपको मिलती है वो नॉर्मल मिल जाती है, और इसके अंदर में आपको क्लिप ऑन हैंडल बार मिल जाती है। देखो आप पास से क्लिप ऑन हैंडल बार मिल जाती है। इसको राइड करने का एक अलग ही फ़न है, अगर आप कंपेयर करोगे उस वाली बाइक से तो आपको एक अलग ही फ़न मिल जाएगा इसके अंदर में। और अगर आप पल्सर भी देखते हो, 125 सीसी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। आप जितनी भी 125 सीसी की बाइक चलाना, एक बार आप पल्सर 125 को राइड करना, तो आपको वो चीज़ समझ में आएगी कि क्लिप ऑन हैंडल बार से आपको स्टेबिलिटी वगैरह काफ़ी बढ़िया मिलती है। बाकी यहाँ पर स्विचेस वगैरह क्वालिटी तो आपको अच्छी मिल ही जाती है। एंड सेकंड थिंग की बात करें हम लोग, तो N160 के अंदर में क्या है ना, इंजन से मैं आपको रियल चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग मेरे जानने वाले हैं उन्होंने N160 परचेस कर रखी है। सो इसका जो इंजन है ये आपको थोड़ी सी वाइब्रेशन जरूर देगा जब आप इसको 80-90 के अराउंड में क्रॉस कर जाओगे, लेकिन लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी की बात करें तो उसके मामले में अपाचे काफ़ी ज़्यादा आगे रहती है अगर आप कंपेयर करते हो पल्सर की N160 के अंदर से। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। बाकी पावर में ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो सिमिलर है। यहाँ पर आपको 16.0 PS का पावर, एंड जो आपको यहाँ पर टॉर्क है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको 13.85 Nm का मिल जाता है। कंपेयर करेंगे N160 से तो वहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 16 bhp का ही पावर मिलता है, बट टॉर्क वहाँ पर आपको 14.65 Nm का मिल जाता है। सो थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, लेकिन जब इस गाड़ी को आप 30, 40, 50 तक लेकर चलोगे ना, तो इससे स्मूथ इंजन मुझे नहीं लगता कोई आपको फील हो। बिकॉज अभी जब मैंने इसको परचेस किया, मैं इसके काफ़ी सारे रिव्यूज़ मैंने कर रखे हैं, बट तब मुझे क्या है कि जब आप इसका आरपीएम जब इसको स्टार्ट करोगे ना, एकदम जैसे आपने रात भर गाड़ी खड़ी रखी है, आप स्टार्ट कर दो तो यहाँ पर आरपीएम्स काफ़ी ज़्यादा आगे रहते हैं, और जब कुछ समय ये स्टार्ट हो जाती है, वार्म अप हो जाती है, फिर आप लेकर चलो तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पर वाइब्रेशन नहीं मिलती है। जब मैंने बताया कि 50 तक, उसके बाद जब आप खींचोगे थोड़ी बहुत आपको वाइब्रेशन के फुटपैक्स वगैरह पर मिलती है। बाकी इस गाड़ी का पोजीशन काफ़ी तगड़ा है, जब आप बैठोगे ना एकदम आपको
आपको ऐसा लगेगा कि हाँ हम लोग कहीं किसी चीज़ पर बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर बढ़िया फील आती है, जो इसको बैठने के बाद अलग ही एक फ़न आता है इसको चलाने में। फुटपैक्स पीछे की तरफ दे रखे हैं और ये थोड़ी सी कम्यूटर सेगमेंट में भी आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर आप जब बैठो, हाइट जिनकी कम है, मेरी हाइट अराउंड 5'4" के अराउंड में, 5'5" के अराउंड में है, तो मेरे तो बड़ी कंफर्टेबल है, पूरे पैर आ जाते हैं और चलाने में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी रहता है। बाकी यहाँ पर ABS सिंगल आपको मिलेगा, क्योंकि ये मैंने डुअल डिस्क सिंगल ABS लिया है। और इसका एक रीज़न ये भी है ना, बिकॉज मेरे पास अगर आप देखो ना, तो इस कलर के अंदर में डुअल ABS देना चाहिए। ये जो ब्लैक कलर है ना, इसके अंदर में डुअल ABS देना चाहिए कंपनी को। अभी इसके अंदर में क्या है कि मैट कलर जो आता है रेड व्हील्स के साथ में उसमें मिलता है, तो मुझे रेड व्हील्स के साथ में वो मैट कलर इतना पसंद नहीं आया, तो मैंने इसको स्किप किया है। लेकिन डुअल चैनल ABS सेफ्टी के पर्पस में ज़्यादा बेटर रहता है इस वाली मोटर से, जो कि मैं आपसे बता रहा हूँ। बाकी पीछे इसमें 110 सेक्शन का टायर मिलता है। अगर आप नॉन BT वाला मॉडल लोगे और BT लोगे तो आपको 120 का मिल जाता है, लेकिन ये सिटी में चलने के लिए पर्याप्त इतना टायर, कोई मुझे अभी ऐसा कॉर्नरिंग वगैरह मोड़ने वगैरह में गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आया है। उसके अलावा ट्यूबलेस टायर तो आपको मिल ही जाते हैं। पीछे अराउंड 200 mm का डिस्क ब्रेक और काफ़ी रिस्पॉन्सिव भी रहता है। आगे के साथ साथ पीछे की ब्रेकिंग बढ़िया है और ब्रेकिंग गाड़ी की टॉप नॉच है। मैंने बढ़िया अपनी इसको लगा कर देखा है। अभी तो खैर मैंने ज़्यादा इसको राइड नहीं किया है, मैं आपको दिखाता हूँ ओडो की रीडिंग, लेकिन फिर भी ये है कि इसकी ब्रेकिंग अच्छी है। मैंने इसको लगा कर देखा बड़े आराम से। ओडो की रीडिंग की बात करें तो ये देखो आप 71 किलोमीटर चली है, 71.8 किलोमीटर की केवल राइड हुई है। देखो आप 71.8 किलोमीटर, तो बहुत ही कम चलाई है मैंने, क्योंकि अभी थोड़े दिन हुए लिए मुझे 3 से 4 दिन हुआ है, जो कि आप देख पाओगे। तो ये है कि अगर आप पल्सर N160 की तरफ जाओगे तो उसका डिज़ाइन मुझे काफ़ी सही है, लेकिन ये ऐसी बाइक है अगर आपके फादर वगैरह राइड करना चाहते हैं, बड़े कंफर्टेबल राइड कर लेंगे। लेकिन N160 के अंदर में राइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर आप देखो उसका हैंडल पूरा नहीं कटता है। मुझे एक चीज़ वो भी लगती है उसके अंदर में कि जब आप उसको लेकर निकलो ना, तो पूरा हैंडल नहीं कटता उस गाड़ी का, जो कि मैंने उसको हाईवे वगैरह का राइड कर रखा है प्रॉपर। तो ये चीज़ मुझे उसके अंदर कमी लगती है, क्योंकि राइड क्वालिटी उस गाड़ी की काफ़ी बढ़िया है, वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं आती है। आप 100 तक खींच के ले जाओ गाड़ी को, लेकिन जो बैठने में कंफर्ट है उतना अच्छा नहीं मिलता है। यहाँ पर भी थोड़ा आपको लीन होना पड़ता है, बट उतना नहीं लीन होना पड़ेगा जितना आपको N160 में लीन होना पड़ता है। तो इसलिए मैंने N160 को स्किप किया है। दूसरी बात, मुझे इसका लुक ज़्यादा बेटर लगा N160 कंपैरिजन में। और N160 में क्या दिक्कतें आती है लंबे समय पर, मैं आपको बताता हूँ। मैं किसी गाड़ी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी गाड़ी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ऑनेस्ट चीज़ बता रहा हूँ, जिससे कि आपको ये अंदाज़ा लगे अगर आप परचेस करने जा रहे हो तो क्या दिक्कत आती है, क्या अच्छाइयाँ रहती हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो शेल्फ का सिस्टम होता है ना, यहाँ पर ये शेल्फ आप देख रहे हो, N160 के अंदर में शेल्फ की प्रॉब्लम अक्सर बनी रहती है। कई गाड़ियों में मैंने देखा है कि उसके शेल्फ में दिक्कत कहीं ना कहीं आ जाती है। और बजाज के इंजन की बात करेंगे जब हम लोग, तो लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी मैं उतनी प्रेफर नहीं करूँगा। मेरे पास भी बजाज की बाइक है, डिस्कवर है, बट लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं फील करेंगे, क्योंकि वो मेरी गाड़ी चली ही कम है। अगर आप डेली पर्पस से कोई बाइक देख रहे हो तो N160 का इंजन काफ़ी रिफाइंड है नए समय तक, लेकिन ये है कि 4-5 साल चलाओ अपना आराम से, उसके बाद फिर अपना रीसेल कर दो तो आपके लिए ठीक है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी ढूंढ रहे हैं तब आपको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि बजाज के इंजन नए में तो काफ़ी मस्त हैं, काफ़ी बढ़िया है। फिर उसके बाद उसमें आवाज़ या फिर जो झंझनाहट वगैरह है वो आपको अलग लेवल की मिलती है। बाकी उसमें क्या था, पीछे मोनोशॉक मिलता था, यहाँ पर आपको MIG मिलेंगे, तो गड्ढे वगैरह में इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती है। बट जब बात आती है वहाँ पर कंफर्ट आपको बढ़िया मिलता है। कंफर्ट दोनों गाड़ी का मैं कहूँगा बढ़िया आपको मिलेगा, सिमिलर रहता है, बट सीट हाइट का डिफरेंस है। यहाँ पर सीट हाइट थोड़ी सी कम मिलेगी, जिससे कि आप बड़े कंफर्टेबल इसको राइड कर पाओगे। और मीटर मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ना, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, क्योंकि मैंने नॉन BT मॉडल लिया है। तो यहाँ पर क्या है ना कि सिर्फ RPM मीटर है, स्पीडोमीटर है, फ्यूल वाला आपको जो मीटर मिलता है वो मिल जाएगा, डिजिटल क्लॉक दे रखी है, ओडोमीटर वगैरह देख पाओगे, और कितनी आपको इसको हाई स्पीड भगाया वो आप देख पाएंगे बस, और से ऊपर आप कुछ नहीं देख पाओगे। क्योंकि मैंने नॉन BT लिया बिकॉज मेरा कोई इतना ज़्यादा ब्लूटूथ वगैरह का शौक नहीं मुझे, ना ही यूज़ आने वाला है, जो कि आप देख पाओगे। और अपाचे की रफ एंड टफ मोटरसाइकिल क्यों है ये भी दिखाता हूँ आपको। आओ देखो आप, ये देखो आप, इसके कपलर वायर्स बिल्कुल आपको सब कुछ दिखाई पड़ेगा। ये थोड़ी सी मुझे कमी लग रही है, लेकिन एक तरीके से ये है कि लंबे समय तक ये गाड़ी चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं आती। दूसरी बात ये देखो आप, कंपनी ने यहाँ पर एक फाइबर का पार्ट भी लगा कर दिया है, जिससे कि आपके पैर पर यहाँ पर मतलब हीट ना जाए, तो ये बढ़िया चीज़ लगती है 160 cc में, और कोई कंपनी ऐसा नहीं करती है। और उसके अलावा यहाँ पर इंजन कुछ ऐसा आपको मिलता है, डुअल हॉर्न मिल जाता है। मैं अपाचे का हॉर्न भी आपको सुनाता हूँ, मुझे बहुत तगड़ा लगता है सुनने में, एक बार मैं सुनाता हूँ आपको। एंड साउंड इतना ज़्यादा बेसी है ना इसका कि क्या ही बताएं। ऑन करते बन, गूंज आती है गाड़ी में, जो कि आप सुन सकते हो। बाकी मोड्स मिल जाते हैं यहाँ पर, रेन, अर्बन, स्पोर्ट के 3 मोड जो है वो आपको बेस वेरिएंट से ही मिलेंगे। बाकी ये कुछ आप देख पाओगे। बाकी कलर आपको कैसा लग रहा है, ये ब्लैक कलर कमेंट में आप जरूर बताना। इस तरफ से अगर आप देखोगे ना, तो अगर आपको अपनी मदर को मतलब लेडीज़ प्लेन वगैरह को बैठाना है ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर आपको जो साडी गार्ड और लेडीज़ फुटरेस्ट है वो काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। सो ओवरऑल ये कुछ आपको प्रोफाइल मिल जाती है इस गाड़ी के अंदर में। सो मैंने इसको इसलिए चूज़ किया, मैं आपको क्लियर बताता हूँ फाइनल वर्डिक्ट कि ये गाड़ी लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी के लिए मस्त है, कंफर्ट मुझे इसमें अच्छा लगा, एंड सबसे बड़ी चीज़ मुझे इसके लुक्स काफ़ी तगड़े लगे हैं अपने सेगमेंट के अंदर। अगर आप देखो FZ वगैरह भी आती हैं, वो काफ़ी बढ़िया बाइक है, मैं उनकी बुराई नहीं कर
कर रहा हूँ, बट मुझे अपाचे पसंद थी तो मैंने अपाचे को परचेस किया लुक्स के कारण पे और एक लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी के साथ में, उसके अलावा कंफर्ट और हाइट वगैरह को लेकर जो कि आप देख पाओगे। बाकी आप देख सकते हो एक बार पूरी लुक गाड़ी की कुछ ये निकल कर आ रही है। कीमत की बात करें तो ये गाड़ी की ऑन रोड कीमत है डुअल डिस्क सेटअप के साथ में नॉन बीटी 1,45,000 रुपये कानपुर के अंदर में, और अगर आप बीटी वगैरह लोगे तो वो लगभग 1.5 लाख रुपये का जाएगा, और डुअल चैनल ABS लगभग 1,56,000 रुपये 1,55,000 रुपये के राउंड में जाता है। तो ये चीज़ आप देख पाएंगे दोस्तों। बाकी एक बार मैं आपको इसका साउंड सुनाता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी बेसी साउंड है, तो वो कैसा आपको मिलता है। तो यहाँ पर ऑन करेंगे हम लोग, न्यूट्रल एक बार कर लेते हैं, न्यूट्रल है गाड़ी भी, और एक बार ऑन करेंगे, ये देखो आप, ये देखो ये जो बेस आ रहा है ना गाड़ी के अंदर में, ये देखो ये जो बेस है ना, यही मस्त मस्त लगता है देखने में सुनने में। बंद करते हैं तो काफ़ी तगड़ा बेस ही साउंड आपको मिल जाता है, मैंने आइडल पे आपको सुनाया है। बाकी मिरर्स वगैरह की डिज़ाइन की बात करें, बाकी ओवरऑल आपको कुछ मिल जाता है। आपको कैसी लगी अपाचे ब्लैक कलर के अंदर में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों। और जल्दी मैं इस गाड़ी का आपको राइड भी करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि अभी नई गाड़ी है, फिर सर्विस के बाद आपको बताऊंगा कैसी राइड में चलती है। और ये चीज़ आप देख पाओगे ब्रेकिंग पीरियड में गाड़ी है, ज़्यादा इसको रेव नहीं करते हैं, आराम से चलाने वाले हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ही अगर आप जब अपनी बाइक को ज़्यादा हिट करते हो ना, तो आपको लंबे समय तक उतनी अच्छी जो है परफॉर्मेंस नहीं देने वाला है। तो अभी मैं इसको आराम से 50, 60, 40 के अंदर ही राइड कर रहा हूँ सिटी के अंदर में, जिससे कि गाड़ी ब्रेकिंग पीरियड में आराम से चल सके। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आई हो आपको तो वीडियो को आप लाइक कर देना, चैनल पर अगर आप पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।